हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में 123 देश हुए शामिल। चीन पाकिस्तान को आमंत्रित तक नहीं किया गया। दोस्तों, भारी और घनघोर बेइज्जती कर दी है चीन पाकिस्तान की। बताएंगे क्यों नहीं शामिल किया गया इन दोनों देशों को। तो दोस्तों वहीं आपको बताएंगे, जहां 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी ने बांग्लादेशी हिंदुओं का ले लिया नाम, और जस्ट 2 दिन बाद यानी 17 अगस्त को यूनुस सरकार में हो गया बहुत बड़ा खेला, चली गई कुर्सी। बताएंगे दोस्तों कैसे ये पॉसिबल हुआ है। तो वहीं बताएंगे, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को बूथ तक किसी भी कीमत में पहुंचने नहीं देंगे सीएफ के 1 लाख जवान, 1000 कंपनियां कर दी गई है तैनात। बड़ी खबर दोस्तों। तो वहीं बताएंगे, खाड़ी देशों में पसंद नहीं किए जाते हैं तनिक भर भी ये पाकिस्तानी, काम के लिए रखे जा रहे हैं अन्य देशों के लोग। जी हाँ दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में 123 देश हुए शामिल। चीन पाकिस्तान को पूछा तक नहीं गया आमंत्रण करने की तो दूर की बात। बता दें, भारत द्वारा शनिवार को वर्चुअल प्रारूप में आयोजित तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली, चीन और पाकिस्तान को आमंत्रित नहीं किया गया, जिसमें दुनिया भर के 123 देश शामिल हुए थे। दोस्तों, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने शिखर सम्मेलन के समापन के बाद मीडिया ब्रीफिंग में इसकी पुष्टि की है, जिसमें वैश्विक दक्षिण या विकासशील देशों के सामने आने वाली चुनौतियों से एकजुट होकर निपटने पर ध्यान केंद्रित किया गया। जयशंकर जी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में 123 देशों ने भाग लिया। विदेश मंत्री के अनुसार इसमें राष्ट्राध्यक्ष और सरकार के स्तर पर 21 देशों का प्रतिनिधित्व था, जबकि 34 विदेश मंत्री इसमें शामिल हुए। विदेश मंत्रियों के अलावा 118 मंत्री भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए, जिसमें 10 मंत्री स्तरीय सत्र शामिल थे। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में भारत वैश्विक दक्षिण या विकासशील देशों, विशेष रूप से अफ्रीकी महाद्वीप की चिंताओं, चुनौतियों और आकांक्षाओं को सामने रखते हुए एक अग्रणी आवाज के रूप में अपनी स्थिति बना रहा है। भारत ने पिछले वर्ष G20 के अध्यक्ष के रूप में समावेशी विकास, डिजिटल नवाचार, जलवायु लचीलापन और समतापूर्ण वैश्विक स्वास्थ्य पहुंच जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया था, जिसका उद्देश्य वैश्विक दक्षिण को लाभ पहुंचाना था। वैसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद इस शिखर सम्मेलन में नेताओं के सत्र की अध्यक्षता किया, लेकिन चीन पाकिस्तान को पूछा तक नहीं गया। दोस्तों, बुलाया तक नहीं गया। वैसे में वो दिन दूर नहीं कि भारत अब सुपर पावर कंट्री बनने वाला है, क्योंकि एक कहावत ही है कि जो गरीबों का रखवाला होता है उसको ही मसीहा कहा जाता है, और भारत जल्द ही सुपर पावर कंट्री बनेगा। तो वहीं आपको बता दें, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी ने बांग्लादेशी हिंदुओं का लिया नाम। 17 अगस्त को यूनुस सरकार में हो गया बड़ा खेला, चली गई कुर्सी। जी हां, बांग्लादेश से एक बड़ी खबर सामने आई है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के बनाए जाने से कुछ दिनों के भीतर ही आपसी मतभेद उभर कर सामने आने लगे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा दिए जाने और फिर भारत चले जाने के बाद अंतरिम सरकार के कार्यभार संभालने के 8 दिनों के भीतर एक बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है। बांग्लादेश के डेली स्टार अखबार में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिगेडियर जनरल एम सखावत हुसैन को देश की अंतरिम सरकार में गृह मंत्रालय के सलाहकार के पद से हटा दिया गया और उनके स्थान पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल जहांगीर आलम चौधरी को शुक्रवार रात में ही नियुक्त कर दिया गया। जहांगीर सहित 4 नए सलाहकारों के नए पद की शपथ ली है। सरकारी समाचार एजेंसी बांग्लादेश संघवाद संस्था ने बताया कि मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने 4 मंत्रालयों और राष्ट्रपति कार्यालय में 5 सचिवों को संविदा पर नियुक्त किया है। दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें, 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भी अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो भी कुछ हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं उसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। खासकर 140 करोड़ देशवासियों की चिंता है कि वहां के हिंदू, वहां के अल्पसंख्यकों की चिंता सुनिश्चित हो। अब ऐसे में जैसे ही 15 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेशी हिंदुओं का नाम लेकर के ये वक्तव्य दिया, दोस्तों ऐसे ही 2 दिन बाद यूनुस सरकार में ये बड़ा खेला हो गया है। तो वही बता दें, जम्मू कश्मीर में आतंकियों को बूथ तक नहीं पहुंचने देंगे सीएपीएफ के 1 लाख जवान, 1000 कंपनियां इनकी हुई तैनात। जी हां, जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव 3 चरणों में संपन्न होंगे। पहला चरण का मतदान 18 सितंबर को होगा, जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 25 सितंबर को होगी। तीसरे चरण के तहत 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। मतगणना 4 अक्टूबर को होगी। चुनाव आयोग ने भरोसा दिलाया है कि सभी उम्मीदवारों को पर्याप्त सुरक्षा मिलेगी। चुनावी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए विशेष रणनीति बनाई है, चूंकि जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकी चुनाव में बाधा पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। इसके मद्देनजर J&K में यानी जम्मू और कश्मीर में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 1000 कंपनियां तैनात की जाएंगी। मतलब 1 लाख से अधिक जवान शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराएंगे। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक 18 अगस्त को केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश जारी हो गया है। राज्य में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 465 अतिरिक्त कंपनियों की तैनाती होगी। इसमें 315 कंपनियां बाहर से आएंगी, बाकी 150 कंपनियां ऐसी हैं जो वहां पर पहले से अपने ओरिजिनल प्लेस पर तैनात हैं।
उन्हें अपने ड्यूटी स्थल के आसपास ही तैनात किया जाएगा। इनमें 315 डायरेक्ट कंपनियां रहेंगी जबकि 150 कंपनियां ओरिजिनल प्लेस वाली रहेंगी। तो दोस्तों वही बता दें, खाड़ी देशों में पसंद नहीं किए जाते पाकिस्तानी काम के लिए रखे जा रहे अन्य देशों के लोग। जी हाल ही में पाकिस्तान की सीनेट की स्थायी समिति की बैठक में यह खुलासा हुआ है कि खाड़ी देशों के नियोक्ता पाकिस्तानी कर्मचारियों को उनके अनुचित व्यवहार और अपराध दर के कारण नजरअंदाज कर रहे हैं। ये प्रवृत्ति पाकिस्तानी श्रमिकों की कमी, कौशल की कमी और बढ़ती अपराध दर के कारण उत्पन्न हो रही है। खाड़ी देशों में पाकिस्तानी श्रमिकों की जगह अब बांग्लादेश जैसे अन्य देशों के कर्मचारियों को वरीयता दी जा रही है। यूएई और अन्य खाड़ी देशों के अधिकारियों ने भी पाकिस्तानी प्रवासियों के अनुचित व्यवहार पर चिंता जताई है, जिससे उनकी छवि और अधिक खराब हो रही है। यूएई में पाकिस्तानी प्रवासियों द्वारा दुबई में महिलाओं की सहमति के बिना वीडियो बनाने जैसी घटनाओं के कारण यूएई में पाकिस्तानी श्रमिकों की छवि पर बुरा प्रभाव पड़ा है। सीनेट समिति ने पाकिस्तानी सरकार पर इस क्षेत्र की संभावनाओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान के प्रवासी पाकिस्तानी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव अरशद महमूद ने खाड़ी देशों में पाकिस्तानी श्रमिकों की स्थिति को निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा अकुशल है, जिससे विदेशों में उनकी रोजगार संभावनाएं घट रही हैं। जी हां, सऊदी अरबिया और कुवैत जैसी खाड़ी देशों में ने पाकिस्तानी श्रमिकों के अनुचित व्यवहार और कर्तव्यों को निभाने में विफलता के कारण उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। यानी कि अब पाकिस्तानियों को विदेशों में कोई भी वैल्यू नहीं कर रहा है दोस्तों, क्योंकि इन्हें पता है या तो ये भिखारी है या फिर ये आतंकवादी है। इनके लक्षण अब किसी को पसंद होते नजर आ रहे हैं, चाहे उसमें 2-4 अच्छे पाकिस्तानी ही क्यों ना हो, लेकिन हर किसी को अब एक ही नजर से देखा जा रहा है, क्योंकि अपनी वैल्यू पाकिस्तान के हुक्मरानों ने खुद गिराई है। तो वहीं आपको बड़ी खबर बता दें, गुजरात में 188 पाकिस्तानी हिंदुओं को मिली भारतीय नागरिकता। अमित शाह जी ने सीएए के लिए सरकार का संकल्प भी दोहराया। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने रविवार को अहमदाबाद में 188 पाकिस्तानी हिंदुओं को नए नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकता प्रदान की है, जो गुजरात में नागरिकता प्रदान किए जाने का पहला उदाहरण है। यह क्षण पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न से बचने के बाद भारत में शरण लेने वाले लोगों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में आया है। इस अवसर पर बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि सरकार पड़ोसी देशों के हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख सहित उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करने के लिए दृढ़ है। उन्होंने कांग्रेस नीत भारत ब्लॉक की तुष्टीकरण की राजनीति की भी आलोचना की है। जी हाँ, अमित शाह जी ने कहा कि मैं इन परिवारों को बधाई देता हूं जिन्हें नागरिकता मिली है। मुझे और भी ज्यादा खुशी है कि ये गुजरात में हो रहा है। सीएए लोगों को उनके अधिकार और न्याय दिलाने की पहल है। कांग्रेस पार्टी ने 2014 तक लोगों को उनके अधिकार कभी नहीं दिए। लाखों करोड़ों लोग अपने अधिकारों का इंतजार करते रहे, लेकिन उन्हें भारत ब्लॉक के तहत कभी न्याय नहीं मिला। गौरतलब है कि गुजरात सरकार ने अब तक सीएए के तहत अहमदाबाद जिले के 1167 लोगों को भारतीय नागरिकता दी है। जी हाँ, तो दोस्तों वहीं उन्होंने बांग्लादेश को लेकर भी बयान दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर, जहां उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के 27% हिंदुओं में सिर्फ 9% ही क्यों बचे हैं। उन्होंने पूरी जानकारी दी कि बाकी लोग गए तो गए कहां। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में विभाजन के वक्त 27% हिंदू थे, आज वे 9% हैं। बाकी के हिंदू गए तो गए कहां। शाह ने लोगों से पूछा और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा को एक साजिश बताया है। गृह मंत्री ने कहा कि मैं अपने मुस्लिम भाइयों और बहनों को यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि सीएए नागरिकता देने के लिए है, ना कि नागरिकता छीनने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको बड़ी खबर बता दें, जहां भारत को सुखोई 75 चेकमेट देना चाहता है रशिया। क्या मिग 29 की जगह देश में आएगा स्टील्थ फाइटर? आखिर कितना है ये ताकतवर, बता दें। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना के रूप में भारत अपने मिग 29 के अपने बेड़े का विस्तार करने पर विचार कर रहा है। इसमें मौजूदा विमानों का अपग्रेड और अतिरिक्त मिग 29 यूपीजी वेरिएंट हासिल करने की योजना है। इस बीच रशिया कथित तौर पर अपने 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर सुखोई 75 चेकमेट अपनाने के लिए भारत को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि सुखोई 75 की उन्नत विशेषताओं को बावजूद इसकी अनिश्चित उत्पादन समय सीमा और प्रोटोटाइप की कमी के चलते भारत इससे हिचक रहा है। भारतीय वायुसेना रशिया के कई विमानों को संचालन करती है, जिनमें सुखोई 30 MKI, मिग 21 और मिग 29 शामिल है। इनमें मिग 21 अपने सेवा काल के अंतिम चरण में है। वहीं भारत अपनी वायुसेना को मिग 29 के आधुनिक संस्करण के साथ अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों वही बड़ी खबर बता दें, उत्तरी वजीरिस्तान से बहुत बड़ी खबर, जहां पर सूत्रों के अनुसार गुस्साए पश्तूनों ने पाकिस्तानी सेना पर पथराव किया है। दोस्तों खदेड़ करके वहां से भगाया है पाकिस्तानी सेना को। जी हां, पाकिस्तानी सेना के बख्तरबंद वाहन का पीछा किया। कथित तौर पर पश्तून इस क्षेत्र में बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में पाकिस्तानी सेना वहां पहुंच चुकी थी और उनको लग रहा था कि वो लोगों के गुस्से को शांत कर देंगे, लेकिन लोगों ने ही पाकिस्तानी सेना के ऐंठ की और उनके गुस्से को शांत कर दिया। उनको खदेड़ करके वहां से भगाया है। दोस्तों जैसा कि आप ये शॉट देख पा रहे होंगे, तो वहीं आपको बता दें, म्यांमार में विद्रोही लड़ाकों की बढ़ती ताकत से घबराया चाइना विदेश मंत्री वांग ने नेपिडा में जुंटा से किया बहुत बड़ा वादा। दोस्तों चीन के चीनी विदेश मंत्री वांग ही ने इस सप्ताह गृह युद्ध से जूझ रहे म्यांमार की यात्रा की है। इसके बाद वो थाईलैंड का दौरा करने जा रहे हैं, जहां हाल ही में नए प्रधानमंत्री ने पद संभाला है। चीनी विदेश मंत्री की ये यात्राएं बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन से पहले हो रही है। इस समिट का इस्तेमाल करके भारत दक्षिण एशिया को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने के प्लान पर काम कर रहा है। म्यांमार के अपने दौरे के दौरान वांग ने जुंटा और विद्रोहियों के बीच राजनीतिक सुलह की कोशिश करते हुए चुनाव कराने के लिए मदद का वादा किया है। जी हाँ,
ईटी को मिली जानकारी के मुताबिक वांग ने कमजोर होते जुंटा को कथित तौर पर बिना ब्याज के कर्ज की पेशकश की है। जुंटा प्रमुख जनरल मिन आंग हाइंग ने हाल ही में आरोप लगाया था कि विद्रोहियों को विदेशी हथियार और मदद मिल रही है। तो दोस्तों वहीं बता दें, भारत पहुंची नेपाल की विदेश मंत्री, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर होगी चर्चा। जी हां, नेपाल की विदेश मंत्री डॉक्टर आरजू राणा देवबा रविवार को भारत पहुंची। नई दिल्ली पहुंचने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने उनका स्वागत किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर पोस्ट किया कि नई दिल्ली पहुंचने पर नेपाल के विदेश मंत्री डॉक्टर आरजू राणा देवबा का स्वागत है। यह यात्रा नियमित उच्च स्तरीय भारत नेपाल द्विपक्षीय आदान प्रदान की परंपरा को जारी रखती है। वो सोमवार को विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात करके द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और आपसी हितों व सहयोग को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा करेंगी। तो दोस्तों वहीं बता दें, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप, कहा यूपीएससी की जगह आरएसएस से हो रही है भर्ती, छीना जा रहा है आरक्षण। जी हां, कांग्रेसी सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर निशाना साधा। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग की ओर से निकाली गई भर्ती का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह सरकार बड़े पदों पर भर्ती संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस से कर रही है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट करके हमला बोला। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती करके संविधान पर हमला कर रहे हैं। अब ऐसे में दोस्तों, क्या राहुल गांधी का इस प्रकार से बयान देना किसी भी एंगल से ठीक है, बताइएगा जरूर दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, कोलकाता के अस्पताल में ड्रग रैकेट का खुलासा करने वाली थी क्या पीड़िता, सहकर्मियों के इस दावे से मच गया हड़कंप। दोस्तों, कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर का मामला गरमाया हुआ है। इस घटना के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे पश्चिम बंगाल के सरकारी अस्पतालों के जूनियर डॉक्टर की हड़ताल रविवार को भी जारी रही, जिससे राज्य में लगातार 10वें दिन स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई। मालूम हो कि लेडी डॉक्टर का शव 9 अगस्त को अस्पताल के सेमिनार हॉल के अंदर पाया गया था। इस मामले में अगले ही दिन एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि पूरे मामले की जल्द से जल्द गहन जांच हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इस बीच पीड़िता के सहकर्मियों ने घटना को लेकर कुछ चौंकाने वाले दावे किए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एक कलीग ने बताया कि इस सरकारी अस्पताल में पनिशमेंट, पोस्टिंग और लंबी शिफ्ट आम बात हो गई थी। ये भी दावा किया गया है कि पीड़िता को शायद मेडिसिन रैकेट के बारे में जानकारी मिल गई थी, जिसका वो पर्दाफाश करना चाहती थी। ऐसा हो सकता है इसीलिए उसकी आवाज दबाने की खातिर हत्या कर दी गई, जिसके बाद वाकई में हड़कंप मच गया। तो वहीं कोलकाता कांड के बाद एमएचए का सबसे बड़ा फैसला, हर 2 घंटे के भीतर देश के सभी राज्यों या फिर यूनियन टेरिटरी से मांगी गई है रिपोर्ट। दोस्तों, कोलकाता में डॉक्टर के रेप मर्डर के मामले में हो रही सीबीआई जांच और आरजी कर अस्पताल से जुड़े हर छोटे बड़े घटनाक्रमों और देश भर में जारी प्रदर्शनों की निगरानी की कमान खुद केंद्रीय गृह मंत्रालय और अमित शाह जी ने संभाली है। आरजी कर अस्पताल में बवाल के बाद पुलिस पर उठे सवालों और हाईकोर्ट की प्रतिकूल टिप्पणियों के बाद गृह मंत्रालय ने यह बड़ा फैसला लिया है। एमएचए ने सभी राज्यों के पुलिस बलों को हर 2 घंटे में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। दोस्तों, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत बड़ा एक्शन लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 20 अगस्त को सुनवाई करने की बात कही है। जी हां, यानी इस मामले में 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दोस्तों, तो वहीं बता दें, जेएमएम में टूट से क्या गिर सकती है झारखंड की सरकार, चंपाई की बगावत का हेमंत सरकार पर कितना है असर, बता दें। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की भाजपा में जाने की अटकलें काफी ज्यादा तेज हैं। उनके साथ झामुमो के 6 विधायकों के भी भाजपा में जाने की चर्चा है। ऐसे में अगर चंपाई सोरेन समेत 7 विधायक भाजपा में चले जाते हैं तो हेमंत सोरेन की सरकार के सेहत पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो वहीं आपको बता दें, ये थी अभी की सारी बड़ी खबर। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूं बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद।